हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट डे एजुकेशन में। आज हम भारतीय संविधान का एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे जो पार्ट 1 का दूसरा आर्टिकल रहेगा। भारतीय संविधान में दोस्तों 22 पार्ट हैं और 395 आर्टिकल हैं। तो दूसरा आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसको पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि हम यूट्यूब चैनल में अपने कल संबंधित हर एक वीडियोज़ बना रहे हैं। हर एक आर्टिकल को हम अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल के हर एक वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जो दूसरा आर्टिकल रहेगा, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इसका मतलब होगा नए राज्यों का प्रवेश अथवा गठन मतलब कि उनका स्थापना करना। तो दोस्तों, जो संसद होती है उसके पास अधिकार होता है, वो किसी भी नए राज्य का प्रवेश करा सकता है भारतीय संघ में, या किसी नए राज्य का गठन या स्थापना कर सकता है। ठीक है, एडमिशन माने किसी नए राज्य का प्रवेश और इस्टेब्लिशमेंट माने उसका गठन या स्थापना करना। इनके बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। नए राज्य का जो प्रवेश होता है, जैसे कि कोई राज्य पहले से बना हुआ है, ठीक है, पर उसको भारतीय संघ में शामिल करना होता है। जैसे भारतीय यूनियन में जैसे कि दूसरे राज्य हैं, उसी तरीके से किसी राज्य को जो पहले से निर्मित है या उसका शासन चल रहा है, उसको भारतीय राज्य में भारतीय संघ में शामिल करना होता है। उसको प्रवेश कहते हैं, एडमिशन कहते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से जैसे कि दोस्तों एक नया राज्य था सिक्किम, ठीक है, वो पहले से निर्मित था। वहाँ पे क्या होता था, इसकी फुल डिटेल हम पढ़ेंगे। ये पहले से वहाँ भारत के अधीन कार्य कर रहा था। ठीक है, भारत का इसमें रक्षा, संचार एवं इसकी विदेश नीति को सिक्किम की संभालता था। ये एक राजशाही शासन था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में शामिल होने वाला सबसे आखिरी रियासत या राज्य कौन सा था, तो सबसे आखिरी में शामिल होने वाला राज्य था सिक्किम। ठीक है, वो हुआ था 1975 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कोई भी राज्य भारतीय संघ में या यूनियन में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, और गठन या स्थापना, इसके बारे में दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों जो गठन या स्थापना है इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है कि जैसे भारत ने पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत विरोध होता है पाकिस्तान के सरकार को लेकर कि वो बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग पहले कहते थे। ठीक है, उसी तरीके से तो भारत क्या करे कि वहाँ अपनी आर्मी भेज के या कोई नेतृत्व करके किसी तरीके से वहाँ कब्जा कर ले। ठीक है, तो कब्जा करने के बाद क्या होता है कि वो तो एक क्षेत्र भारतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो उसको भारतीय संघ में, जैसे कि अलग अदर स्टेट हैं, जैसे कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको पहले क्या करेंगे कि आर्टिकल 1 के तहत उसको अर्जित क्षेत्र मान लेंगे। जैसे बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, उसको अर्जित क्षेत्र मान लेंगे। ठीक है, अर्जित क्षेत्र। ठीक है, फिर आर्टिकल 2 के तहत उसका गठन कर देंगे। ठीक है, उसका प्रशासनिक गठन, उसकी सीमाएं का निर्धारण कर देंगे। ठीक है, और आर्टिकल 2 के तहत उसको भारतीय संघ में या भारतीय यूनियन में उसको प्रवेश करा देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हो गया बलूचिस्तान का स्थापना करना या एक राज्य के रूप में उसको स्थापना करना, एक गठन करना, वो आर्टिकल 2 के तहत है। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं कि सिक्किम की स्टोरी क्या है। ठीक है, सिक्किम भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम या सबसे आखिरी राज्य है। वो हुआ था 1975 में। अधिकतर एग्जाम में एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में। सीजीएल 2011 और 2017 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। हम इससे सिक्किम की हर एक स्टोरी को बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि सिक्किम राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश कैसे हुआ।
उसका प्रवेश आर्टिकल 2 के तहत हुआ। तो हम ये समझ लेते हैं कि सिक्किम का इतिहास क्या है, सिक्किम की स्थिति क्या थी उस समय, और उस स्थिति से लेके जब भारतीय संघ में उसका प्रवेश हो गया तब तक के पूरी उसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि दोस्तों 1600 ईस्वी के करीब कि ये सिक्किम है, भारतीय मैप में ये सिक्किम है, इसको डार्क कर दे रहे हैं हम। इस क्षेत्र में लेप्चा नामक आदिवासी लोग रहते थे। ठीक है, पर क्या हुआ कि तिब्बत है, ये तिब्बत है, यहाँ पे तिब्बत क्या है कि ये चीन के अधीन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। तो क्या हुआ कि उनका पलायन होके यहाँ आगे सिक्किम में, ठीक है, तो वहाँ पे लोग शासन करने लगे, बौद्ध लोग थे। तो इसके द्वारा बौद्ध शासन का सिक्किम में प्रारंभ हो गया। तो 1600 ईस्वी में चोग्याल क्या होता है दोस्तों कि जो जैसे कि अपने यहाँ राजा होता था या बादशाह होता था, तो जो किंग को हम लोग राजा कहते थे या बादशाह कहते थे या सुल्तान कहते थे, उसी तरीके से सिक्किम के जो राजा होता था उसको हम चोग्याल कहते थे। ठीक है दोस्तों, चोग्याल का शासन प्रारंभ हो गया। तो जो पहला चोग्याल बना उसका नाम था नामग्याल। तो नामग्याल वंश प्रारंभ हो गया सिक्किम में, जो शासन करने लगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की आबादी जो मूल निवासी थे वो लेप्चा थे, पर बौद्ध लोगों का पलायन होने लगा, तिब्बत से पलायन होके वो लोग यहाँ पे आए और शासन करने लगे। तो क्या हुआ कि जो लेप्चा थे उस समय उनका परिवर्तन हो गया, अब वो कहलाने लगे भूटिया। तो दोस्तों अब जो वहाँ की मूल निवासी हैं और इनकी जनसंख्या वही 20 से 22 के करीब समथिंग है। ठीक है, सिक्किम में लेप्चा या भूटिया जो मूल निवासी हैं उनकी आबादी 20 से 22% है। और फिर क्या हुआ दोस्तों, जो लेप्चा भूटिया एक ही में कन्वर्ट हो गए, उनका नाम हो गया लेप्चा भूटिया। ठीक है, जो मूल निवासी वहाँ के। फिर क्या है कि दोस्तों जो सिक्किम है या सिक्किम, ये नेपाल इसके बगल में है और इसके बगल में भूटान है सिक्किम के। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में वो नेपाल है और जो पूर्वी क्षेत्र है उसका सिक्किम के, उसके भूटान है। भूटान में भी बौद्ध शासन था, उत्तर में भी बौद्ध है, बगल में गोरखा जो हिंदू हैं उनका शासन था। ठीक है दोस्तों, तो क्या था कि सिक्किम और नेपाल के बीच में युद्ध होते रहते थे, इनके आपस में मतभेद थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1814 से 1816 के बीच में अंग्रेज़ों का और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, तो सिक्किम ने नेपाल की अंग्रेज़ों की मदद की। तो क्या होता था कि अंग्रेज़ फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाते थे। तो क्या करते थे कि उनकी देखो, नेपाल के और सिक्किम के आपस में मतभेद है। ठीक है, उनके बीच में युद्ध है। ठीक है, तो क्या था कि उनको नेपाल को हरा दिया और एक सिक्किम का साथ ले लिया। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को क्या था कि उनका पूरे भारत में कब्जा था। ठीक है, अब चाहते थे, ठीक है दोस्तों, तिब्बत के साथ व्यापार करना चाहते, तो उनको रास्ते की ज़रूरत थी। ठीक है, कि वो रास्ता कहाँ से व्यापार करें। तो उन्होंने क्या किया कि सिक्किम के साथ एक संधि कर ली। कब? 1817 में उन्होंने एक संधि कर ली। और जो सिक्किम का एक क्षेत्र था दार्जिलिंग, जो अभी पश्चिम बंगाल में है, उसमें वो सिक्किम के साथ संधि हुई। तो सिक्किम ने और दार्जिलिंग वाला क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे दिया। तो वहाँ से वो व्यापार करने लगे और अंग्रेज़ भारत से निकल के तिब्बत से व्यापार करने लगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, तो सिक्किम को हमेशा डर रहता था कि कहीं नेपाल हमारे ऊपर युद्ध ना कर दे। तो इसलिए उन्होंने जो संधि की थी उसको और व्यापक करके, तो जो सिक्किम की विदेश नीति थी, आर्थिक नीति थी और संचार था और रक्षा वाला क्षेत्र था,
जो अधिकार थे उनको अंग्रेज़ों को दे दिया, ठीक है। जैसे कि प्रिंसली स्टेट करते थे अपने देश में, क्या होता था कि राज्यों की जो रजवाड़े होते थे, रियासतें होती थी, उनकी जो सेना होती थी तो वो सेना होती थी, पर युद्ध के समय वो अंग्रेज़ों के साथ एक सहायक संधि करे हुए थे, तो वो उनको पैसे देते थे और वो अंग्रेज़ी सेना उनके राज्य में रहती थी, और दूसरा राज्य कोई उनके ऊपर आक्रमण कर देता था तो अंग्रेज़ी सेना और उस राज्य या रजवाड़ी की सेना संयुक्त होकर युद्ध करती थी। पर उनकी जो राज्यों या रियासतों की या रजवाड़ों की जो आर्थिक नीति थी वो अंग्रेज़ कंट्रोल करते थे, उनकी विदेश नीति थी वो अंग्रेज़ कंट्रोल करते थे, और संचार नीति, रक्षा नीति या रक्षा के अधिकार थे वो अंग्रेज करते थे, ठीक है। उसी तरह सिक्किम में भी करते थे। तो ये स्थिति 1890 से 1950 तक चलती रही, ठीक है। पर क्या हुआ कि 1947 में देश आज़ाद हो गया। फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों का जो शासन था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया 1947 में। पर क्या हुआ, जो माउंटबेटन थे उन्होंने भारत को सिक्किम का जो वो था सुरक्षा की गारंटी अंग्रेज़ों ने ले रखी थी, तो वो देश छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने सुरक्षा की गारंटी भारत को दे दी, ठीक है। तो दोस्तों वो गारंटी भारत ने 1950 से 1975 तक निभाई। फिर क्या हुआ कि दोस्तों कुछ कंडीशन चेंज होती रही, जिसके कारण सिक्किम का भारतीय संघ में विलय करना पड़ा, ठीक है। किंतु जब 1950 में सुरक्षा की गारंटी भारत को मिल गई, पर भारत के पास भी सिक्किम की संचार नीति, विदेश नीति और रक्षा नीति में जो कानून होते थे या उनके रक्षा करने की, जो सुरक्षा करने की गारंटी थी, वो भारत के पास रही, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के पास थी दोस्तों। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1950 में नेहरू और चौगियाल के बीच में समझौता हुआ। क्या हुआ कि पूरे देश में राजशाही को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की जा रही थी। तो जो नेपाली लोग थे, जो बहुमत में थे या बहुसंख्यक थे, तो वो लोग लोकतंत्र की मांग करने लगे। तो नेहरू और चौगियाल के बीच में 1950 में एक समझौता हुआ, ठीक है। उसके तहत क्या हुआ कि जो चौगियाल रहेगा उसके पास पावर तो रहेंगी, पर वो कुछ पावर एक राज्य परिषद का गठन करे, ठीक है, चुनाव के द्वारा एक राज्य परिषद का गठन करे और वो वहाँ का शासन कर सकें, ठीक है। तो राज्य परिषद का चुनाव हुआ और एक नेपाली जो गोरखा था वो मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, अभी भी चौगियाल के पास है दोस्तों, ठीक है। अब मुख्यमंत्री ऐसे ही, ठीक है। तो क्या होता था कि भारत सरकार सिक्किम में एक अधिकारी रखती थी अपना, एक IAS अधिकारी, वो पर डे की रिपोर्ट देता था, ठीक है, कि सिक्किम की क्या घटना है, वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट पूरी स्थिति को बताता था, ठीक है। एक IAS अधिकारी राजा की या चौगियाल की समिति में या दरबार में रहता था, ठीक है दोस्तों। अब आगे की घटनाक्रम समझते हैं। 1950 के बाद क्या हुआ दोस्तों 1963 में क्या हुआ कि जो तासी नामग्याल, जो चौगियाल था सिक्किम का, जो शासक था या राजा था, उसकी मृत्यु हो गई। तासी नामग्याल का मानना था कि जब तक नेहरू जिंदा है तब तक सिक्किम की जो सुरक्षा की गारंटी है वो बनी रहेगी। उसके बाद क्या होगा वो मालूम नहीं है, पर नेहरू की और तासी नामग्याल की बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1963 में तासी नामग्याल की मृत्यु हो गई और 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ कि तासी नामग्याल का जो पुत्र था तो उसने एक अमेरिकन से शादी की, ठीक है। वो पत्रिकाओं में एक लेखन का कार्य करती थी, पत्रिकाओं में लिखने का काम करती थी, ठीक है। तो लोगों का मानना था कि वो CIA एजेंट है, ठीक है। क्या हुआ कि वो पत्रिकाओं में सिक्किम को एक फ्री स्टेट या स्वतंत्र राज्य का दर्जा देती थी। वो कहती थी कि सिक्किम स्वतंत्र है, ठीक है। अब बाद में इनका डिवोर्स हो गया था, इनका तलाक हो गया था, तो बात की घटना है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दोस्तों 1950 से 1960 के दशक की हमें एक प्रमुख घटनाओं के बारे में समझ लेते हैं। क्या हुआ कि जो नेपाल है, ये नेपाल है,
सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है और पूर्व में भूटान है, ये भूटान है, ठीक है दोस्तों। और ये सिक्किम है, इसको डार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिक्किम हो गया। तो क्या हुआ कि नेपाल में कम्युनिस्ट लोगों का शासन हो गया, ठीक है। कम्युनिस्ट सी आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये नीचे इसके बंगाल है, ठीक है दोस्तों। बंगाल में भी कम्युनिस्ट शासन आ गया, कम्युनिस्ट राज आ गया, ठीक है। और सिक्किम के जो ऊपर है, ये सिक्किम के ऊपर जो क्षेत्र था उसको कहते हैं तिब्बत। तिब्बत में चीन का कब्जा हो गया, 1950 में चीन का कब्जा हो गया। तो सिक्किम के चारों तरफ कम्युनिस्ट राज हो गया। तो जो भारत सरकार थी वो आशंकित थी कहीं सिक्किम में कम्युनिस्ट का ना राज हो जाए तो यहाँ पे नेपाल का या चीन का कब्जा हो जाए, ठीक है। उसको लेकर आशंकित थी। तो फिर क्या हुआ कि 1950 में चीन ने तब तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और फिर जो वहाँ के धर्मगुरु थे, जो शासक थे वहाँ के तिब्बत के, दलाई लामा, वो भारत आ गए। धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है धर्मशाला, वहाँ पे दलाई लामा भाग के आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सिक्किम में जो कम्युनिस्ट लोग थे, नेपाली जो लोग थे, जब सिक्किम में नेपाल ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था तो वहाँ जो नेपाल के लोग थे, नेपाली लोग थे, उनका पलायन हो गया था सिक्किम में। तो वो उन लोगों ने आंदोलन चालू कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1962 में भारत का चीन से युद्ध हुआ और भारत की इसमें हार हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि भारत सरकार को लगने लगा कहीं ये ना हो कि क्योंकि चीन तिब्बत तक आ चुका है, ठीक है, और सिक्किम में ना कहीं आक्रमण कर दे। पर क्या हुआ कि 1967 में बात सच हुई और जो चोला नामक दर्रा है या पास है, चोला पास, उसमें चीन और भारतीय सेना के बीच में युद्ध हुआ और 10 दिन तक युद्ध हुआ और चोला पास को बंद कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार थी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, उसने क्या किया कि सिक्किम में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके नेतृत्व में वहाँ खूब आंदोलन को प्रेरित किया। क्योंकि वो चाह रहा था, मतलब इंदिरा गांधी चाहती थी कि सिक्किम भारत में शामिल हो जाए। नहीं शामिल होता है, वहाँ राजशाही रहेगी या चौग्याल का शासन रहेगा, तो कहीं चीन इसमें कब्जा न कर ले, इसलिए वहाँ आंदोलन तेज करवा दिया आईबी के नेतृत्व में। आईबी के वहाँ पे जो प्रमुख थे आंदोलनकर्ता को जो सपोर्ट कर रहे थे, उनका नाम था अजीत डोभाल, जो इस समय सुरक्षा सलाहकार हैं। उनके नेतृत्व में वहाँ आंदोलन हो रहा था, ठीक है। तो आंदोलन तेज होता देखकर तो इंदिरा गांधी ने, जो वहाँ का शासक था चौग्याल था, उसके बीच में 8 मई 1973 को एक समझौता हुआ, जिसके तहत ये तय हुआ कि सिक्किम में चुनाव होंगे, ठीक है। तो जो सिक्किम में चुनाव हुए तो जो सिक्किम कांग्रेस थी उसकी जीत हुई, ठीक है। तो वहाँ मुख्यमंत्री सिक्किम कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद क्या हुआ कि 35वें संविधान संशोधन के तहत सितंबर 1974 में सिक्किम को सह राज्य या को स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। दोस्तों क्या हुआ कि अप्रैल 1975 में जो चौग्याल था उसका जो पैलेस था या जो पैलेस उसकी राजधानी गंगटोक में था, ठीक है। तो भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने उसके जो महल था उसके पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया और उसके जो चौग्याल का जो सेना थी उसमें 300 सैनिक थे मात्र, जिसको गार्ड कहते थे। वो चौग्याल के गार्ड थे। भारतीय सेना ने मामूली झड़प के साथ उसको चौग्याल के जो गार्ड थे उनको काबू में कर लिया और चौग्याल को नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों 6 मई 1975 को जो 36वां संविधान संशोधन था उसमें राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ जो सिक्किम था 1975 को भारत का एक राज्य बन गया, 22वां राज्य बन गया, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भारत में शामिल होने वाला सबसे आखिरी राज्य कौन था, वो था सिक्किम, ठीक है। इसके साथ
36वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया गया। पहली अनुसूची में क्या है कि जो भारतीय संघ में जो राज्य हैं उनके नाम है, ठीक है। तो जो राज्य शामिल किया गया सिक्किम, तो पहले तो सिक्किम राज्य था नहीं, तो उसका उसमें नाम लिखा गया, ठीक है। और चौथी अनुसूची में क्या होता है, चौथी अनुसूची में ये होता है कि जो राज्य होते हैं उनसे कितने लोग राज्यसभा में पहुंचेंगे उस राज्य से। तो एक नया राज्य जोड़ा गया, तो उससे राज्यसभा के कैंडिडेट कितने होंगे उनको भी जोड़ा गया, उनके पद को भी जोड़ा गया, ठीक है। तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया गया। फिर इसके साथ आर्टिकल 371 के तहत एक विशेष उपबंध या विशेष स्टेटस दिया गया सिक्किम को। वो अनुच्छेद 371F के तहत जो वहाँ के मूल निवासी थे सिक्किम के लेप्चा भूटिया को प्रशासनिक कार्यों में बढ़ोतरी के लिए एक विशेष स्टेटस दिया गया, ठीक है, आर्टिकल 371F के तहत, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा अनुच्छेद 2। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 3। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।